राधे राधे दोस्तों। आज हम एनिमल किंगडम में जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा किंगडम एनिमिडिया का टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथेस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बायोरास बाय EUG। सो लेट्स बिगिन। आज हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम के थर्ड फाइलम से विच इज़ टीनोफोरा। हमने ऑलरेडी 2 फाइलम्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाकर एक बार देख लें। टीनोफोरा की जब हम बात करते हैं तो टीनोफोरा को हम सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज भी कहते हैं। वॉलनट्स का मतलब होता है अखरोट, क्योंकि ये जो होते हैं आपके टीनोफोरा ये अखरोट जैसे दिखते हैं। ये जो होते हैं समुद्र के जीव होते हैं, मेराइन होते हैं और ये अखरोट जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको सी वॉलनट्स कहते हैं। और इनको कॉम जेलीज भी कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, कॉम प्लेट्स होती हैं। इनके पास क्या होती हैं, सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं। इस कारण से इनको कॉम जेलीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेली जैसे दिखते हैं और इनमें कॉम प्लेट्स होती है, इसलिए इनको कॉम जेलीज कहा जाता है। याद रखना, NCERT कहती है कि ये जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। हमारे पास 3 ऐसे फाइलम आते हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन हैं। एक तो टीनोफोरा, दूसरा आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा और तीसरा आपको याद रखना है हेमिकोडेटा। 3 ये ऐसे फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन हैं, यानी एक तो ये सिर्फ पानी में मिलेंगे और पानी में भी सिर्फ ये समुद्र में मिलेंगे। ये कभी भी फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स इनमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र यानी मेराइन लाइफ में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात क्या आती है कि हमारे रेडियली सिमेट्रिकल है। ये बात तो हमने ऑलरेडी सिमेट्री में कवर कर ली है। अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं देखा है तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो हमने बात की है कि भाई ये जो होता है हमारे पास टीनोफोरा, इनके पास रेडियली सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्रिकल ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने रेडियल सिमेट्री के 3 ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था हमारा नाइडेरियंस, जिनको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था टीनोफोरा और तीसरा हमने पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा, है ना। इकाइनोडर्मेटा में भी जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में पढ़े थे। तो याद रखना, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे टीनोफोरा। ठीक है, तीसरी बात अगर हम बात करें कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वहाँ पर हमने बात की थी कि भाई डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास 3 होती हैं, इनके पास 2 होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक में हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एक तो हमारा था नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा हमारा था टीनोफोरा। तो वहाँ से अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखे तो आपको ये भी पता होगा कि इनमें जो होती है डिप्लोब्लास्टी देखने को मिलती है, यानी इनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं। चौथी बात अगर हम बात करें वो ये है कि यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये जो एनिमल्स हैं टीनोफोरा, ये किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर स्टक रह गए हैं, वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने 2 ही एग्जांपल्स कवर किए थे। एक तो था हमारा सिलेंट्रेटा जिनको हम नाइडेरिया कहते हैं, और दूसरा हमने कहा था हमारा टीनोफोरा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपके टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं इनमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, यानी इनमें क्या होता है, बेसिकली इनमें जो सेल का मास है उसने टिश्यू बना लिया है, लेकिन वो टिश्यू आगे जाकर ऑर्गन्स नहीं बना पा रहे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये टिश्यू लेवल पे स्टक रह गए हैं, ये आगे ऑर्गन्स बना ही नहीं पा रहे। तो इस कारण से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें, अगर हम बात करें, हम इनको कॉम जेलीज कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉडी होती है ना इनकी, ये इनमें 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हो। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये टीनोफोरा में प्लूरोब्रैकिया का मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखो, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए ना, ये जो ब्लू से दिखाए हैं मैंने, ये आपकी कॉम प्लेट्स हैं, मतलब ये रोज़ हैं बेसिकली। इनके ऊपर कॉम प्लेट्स लगी होती हैं इस तरह से, जैसे सिलिएटेड कॉम प्लेट्स इस तरह से लगी होती हैं इनके ऊपर, इस तरीके से, इस तरह से इनके ऊपर सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स लगी होती है। जैसे कंगा नहीं होता कंगा, वैसी सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स इनके ऊपर ऐसे लगी होती है। ठीक है, ये रोज़ होती हैं। ये ब्लू कलर की जो मैंने दिखाई है ये रोज़ हैं। तो ऐसी 8 रोज़ होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी 8 रोज़ होती हैं। और इन रोज़ में क्या होता है, इस तरह से सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स लगी होती हैं। ये क्या है आपकी, जो मैं पिंक से बना रहा हूँ, ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं। ठीक है, सीलिया लगा हुआ है इनमें, और ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स इस तरह से ना
8 एक्सटर्नल रोज में अरेंज्ड होती हैं, जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है इस तरीके से। ये जो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स है, क्योंकि इनमें सीलिया लगे हुए हैं, तो ये सीलिया क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट से क्या करते हैं, इसको लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा नाव में आप चाकू चलाते हो, जैसे एक नाव होती है उसमें चाकू नहीं चलाते इस तरह से, ये सीलिया बिल्कुल उसी तरह से चाकू की मूवमेंट जैसी होती है, उसी तरह से इसको लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। तो याद रखना कि जो आपके इसकी जो बॉडी होती है, इसके अंदर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, है ना। सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स 8 एक्सटर्नल रोज में अरेंज होती हैं, और यही सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। यही रीज़न है इनको हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस पर डाइजेशन की बात करें, इसमें देखो, एक तो हम ये बात याद रख लो, इनमें भी ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान आपको देखने को मिलेगा, इनमें भी इनकम्प्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही ओपनिंग देखने को मिलेगी, वो आपको दिख भी रही होगी, ये देखो इस तरह से दिख भी रही होगी आपको, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, देखो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर एक ही ओपनिंग होती है, जैसे आपने अपना उसमें देखा था ना नाइडेरियंस में एक ही ओपनिंग होती है, यहाँ पर भी सिंगल ओपनिंग होती है। यहाँ पर भी आपको ब्लाइंड सा एक बॉडी प्लान देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और उसमें भी कैसी डाइजेशन होती है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपके टीनोफोरा थे ना, ये पहले सिलेंट्रेटा के ही मेंबर्स थे, मतलब जो सिलेंट्रेटा था, जो नाइडेरिया था, ये एक ही ग्रुप था पहले। टीनोफोरा अलग से कोई फाइलम नहीं था, ये सिलेंट्रेटा के अंदर ही आता था। इसके जो मेंबर्स थे वो सिलेंट्रेटा के अंदर ही आते थे। बट बाद में जाकर ये पता चला कि भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ अलग हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस नाम की एक चीज़ है। इनके पास कुछ चीज़ें थी जो अलग थी फ्रॉम हाइड्रा या फिर जेलीफिश जैसे हो गई, क्योंकि इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस जैसी एक चीज़ होती है ना। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो होते हैं अंधेरे में चमकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में इसको दिखाया भी है कि समुद्र को ऐसे सुंदर दिखाने के लिए उसको बहुत चमकाते हुए दिखाते हैं समुद्र को। तो वो जो चीज़ चमका रही है समुद्र को, वो क्या है, वो टीनोफोरा ही होते हैं। तो टीनोफोरा के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की। बायो मतलब लाइफ, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट एमिट करना। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये भी अंधेरे में चमकते हैं, इस प्रॉपर्टी को ये अलग बनाते हैं फ्रॉम सिलेंट्रेटा। बाकी देखो इनमें और सिलेंट्रेटा में बहुत चीज़ें कॉमन है, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। आप इनको पढ़ोगे ना, आपको बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। उनमें भी रेडियो सिमेट्रिकल होते हैं, वो भी मोस्टली मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली नहीं होते। ये वो भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। उनमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो याद रखना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि ये पहले एक ही फाइलम था, ये एक ही फाइलम में आते थे, सिलेंट्रेटा के अंदर आते थे नाइडेरियंस और आपके ये टीनोफोरा। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि इनमें तो बायोल्यूमिनेसेंस है जो कि इनको अलग बनाती है नाइडेरियन से, बाकी के नाइडेरियन से, जिस कारण से फिर इनका अलग से एक फाइलम बनाया गया टीनोफोरा करके, ठीक है। तो इसलिए जैसे वहाँ पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई पहले तो ये एक ही फाइलम में थे, तो इनमें भी जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होती है। यानी पहले कुछ डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगी, फिर बाकी की जो बची हुई डाइजेशन है वो सेल के अंदर होगी, इंट्रा सेलुलर होगी। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने ये पॉइंट भी नेक्स्ट वाला पॉइंट क्लियर कर दिया कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि जब वो लाइट एमिट करते हैं अपने अंदर से अंधेरे में, ठीक है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलती है। इनमें भी देखो सेक्सेस सेपरेट नहीं, मैंने बताया ना, सेक्सेस सेपरेट एस्केलमेंथिस होंगे, यानी यहाँ पर भी आपको डायोशियस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको मोनेशियस कंडीशन देखने को मिलेंगी। यानी ये भी क्या है, आपके हर्माफ्रोडाइट हैं, ये भी आपके हर्माफ्रोडाइट हैं, ये भी आपके बाइसेक्सुअल है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल गैमीट्स भी बनेंगे और उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमीट्स भी बनेंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल का ऐसा कोई कंसेप्ट अलग नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल गैमीट भी बनेगा और मेल गैमीट दोनों बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होती है वो फुल्ली सेक्सुअल मीन्स से होती है, मतलब यहाँ पर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोई नहीं होता, यहाँ पर सेक्सुअल मीन्स से ही होती है रिप्रोडक्शन। और उसमें भी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है।
देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, जो सिर्फ समुद्र में मिलेंगे, याद रख लो उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि भाई उन्होंने कोई इज्जत नहीं रखनी है, उन्होंने कोई लाज नहीं रखनी है, उन्होंने पूरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो समुद्र में मिलेंगे, है ना, उन्होंने, क्योंकि समुद्र में इंसान नहीं जा सकते ना, तो उनको कोई शर्म नहीं है, अब वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, अपने वो गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स समुद्र में ही छोड़ देंगे, और वहीं पर समुद्र के अंदर, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे मान लो ये आपका एक सिलेंट्रेट है, ये दूसरा सिलेंट्रेट है, इसमें भी फीमेल गैमीट बन रहा है, इसमें भी मेल गैमीट बन रहा है, इसमें भी फीमेल गैमीट बन रहा है, इसमें भी मेल गैमीट बन रहा है, दोनों में दोनों गैमीट्स बन रहे हैं। पर नेचर ना ज़्यादा ऑटोगैमी को प्रेफर करती है, हालांकि कई बुक्स में एक ही ऑर्गेनिज्म में दिखा देते हैं, पर ज़्यादातर नेचर ना ऑटोगैमी को प्रेफर नहीं करती है, वो ना जीनोगैमी को प्रेफर करती है। मैंने शायद ऑटोगैमी बोल दिया क्या पहले कि वो प्रेफर करती है, गलती से बोल दिया मैंने। ऑटोगैमी को प्रेफर नहीं करती है, जीनोगैमी को प्रेफर करती है, जिस कारण से क्या होगा, जैसे यहाँ से क्या हुआ, फीमेल गैमीट आया, तो यहाँ से मेल गैमीट आया, तो ये समुद्र में ही, पानी में ही, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं फर्टिलाइज करेंगे, ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, यानी ये समुद्र के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, बाहर फर्टिलाइजेशन होगी बॉडी के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं हो रही। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमंस में होता है ना, जैसे कि आपका पोरीफेरा में होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना, जितने भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है ना, उन सब में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, क्योंकि ऐसे याद रख लो ना, समुद्र में इंसान नहीं जाते, तो उन्होंने कोई शर्म नहीं रखनी है, उन्होंने पूरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी है। ठीक है, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट, यानी इनमें भी लार्वा के थ्रू यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, इनमें भी लार्वा फॉर्मेशन होती है। इनके आपको दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया भी है, ये कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है ना, वॉलनट जैसा, गोल गोल अखरोट जैसा। और दूसरा आपको याद रखना है टीनोप्लाना। तो एक तो बहुत ईजी है कि टीनोफोरा है तो टीनोप्लाना, ईजी है ना, टीनोफोरा है तो टीनोप्लाना। और एक दूसरा आप याद रख लो प्लूरोब्रेकिया। देखो प्लाना में भी PL आ रहा है और प्लूरो में भी PL आ रहा है ना, प्लाना में भी PL आ रहा है और प्लूरो में भी PL आ रहा है। तो ऐसे याद रख लो, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, ये दो ही एग्जाम्पल हैं। देखो ट्रिक्स ना हम डिफ़िकल्ट वालों के लिए करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे हैं और डिफ़िकल्ट हैं। ईजी वालों को आप ऐसे ही याद रखो, ट्रिक्स भी हम करेंगे एग्जाम्पल्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की। आपका ये टीनोफोरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, छोटा सा ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइलम की बात करते हैं विच इज़ प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस का ही दूसरा नाम होता है फ्लैटवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ये जो आपके प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं, इनको फ्लैटवॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इनकी जो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस तरह से एक वॉर्म लिया, मान लो, ठीक है, मैंने क्या किया, इस तरह से एक वॉर्म लिया और मैंने क्या किया, उसको बेलन से इस तरह से चपटा कर दिया। ऐसा सोचो, मैंने क्या किया, बेलन से एक वॉर्म लिया, वॉर्म होता है ना, वॉर्म कीड़ा, उसको मैंने बेलन से चिपटा कर दिया, ऐसा चिमटा कर दिया, बिल्कुल चिपटा कर दिया, बिल्कुल डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड कर दिया, यानी आगे और पीछे से इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो ऐसे दिखते हैं, फ्लैट से होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट से नहीं होती स्पेगेटी, वैसे से होते हैं। तो याद रखना, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक वॉर्म है, गोल गोल सी, है ना, मैंने क्या किया, बेलन लिया, उससे चपटा कर दिया उसको। तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है इनकी बॉडी, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ये कैसे होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं, देखो पैरासाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट बॉडी के अंदर रहकर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, हम ना आगे जाके पढ़ेंगे इकोलॉजी में, बहुत सारे ना पॉपुलेशन रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहाँ पर हम पैरासिटिज्म पढ़ेंगे। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक आपके पास पैरासाइट होता है और एक आपके पास होस्ट होता है। तो पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के अंदर रहकर उसी से नरिशमेंट वगैरह सब कुछ लेता है। ठीक है, तो ये भी जो होते हैं आपके पैरासाइट्स होते हैं, और एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे आपने इसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, टेप वॉर्म। देखो मैं लाया हूँ पिक्चर, ये आपका टेप वॉर्म है, इसी का एग्जाम्पल है टेप वॉर्म। ठीक है, ये आपकी इस तरह से ना इंटेस्टाइन में रहता है,
इस तरह से इंटेस्टाइन में रहता है आपका जो टेप वर्म है, देख रहे हो ये आपका इंटेस्टाइन है, ये ह्यूमन का इंटेस्टाइन है, आपके तो नहीं रहता, ह्यूमन का इंटेस्टाइन है, उसमें ये टेप वर्म है, वाइट वाइट सा जो दिख रहा है ये टेप वर्म है। तो इस तरह से रहता है ये, तो ये पैरासाइट होता है टेप वर्म। उस तरह से देखो अगर मैं बात करूँ इसमें और एग्जांपल आप देखोगे लीवर फ्लूक, ये लीवर में रहता है शीप के। तो इस तरह से ये जो होते हैं एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये ना दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहकर, उनमें भी ज़्यादातर ये एनिमल्स के अंदर ही एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये एनिमल्स के अंदर रहकर उनसे नरिशमेंट लेते हैं, उनसे सब चीज़ें लेते हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स को हम होस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखना, ये मोस्टली जो होते हैं आपके एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और इन एनिमल्स में जिनमें ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जैसे मैंने दिखाई है आपको टेप वर्म है ना, टेप वर्म कैसे ह्यूमन के इंटेस्टाइन में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल, आपको पता है रेडियल में हमने 3 एग्जाम्पल याद किए है ना, नाइडेरिया जिसको आप सिलेंट्रेटा भी कहते हो, टिनोफोरा एंड एडल्ट एकाइनोडर्म्स, ठीक है। फिर हमने अगर हम बात करें, हमने एसिमेट्रिकल में एक एग्जांपल पढ़ा विच इज़ पोरीफेरा। तो बचा क्या, जितने भी बाकी सारे हमने बोला था वो सारे बायलेटरल में आएंगे, तो ये भी तो बचे हुए में ही आया प्लेटीहेलमिंथेस। तो इसमें भी कैसी होगी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होगी। ये कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टी आनी शुरू हो जाएगी ना, यानी यहाँ से क्या होगा 3 जर्म लेयर्स आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। हमने ये कहा था कि भाई आपके जो टिनोफोरा और नाइडेरियंस होते हैं इनके अंदर क्या मिलते हैं आपको, 2 ही जर्म लेयर्स मिलते हैं, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जैसी प्लेटीहेलमिंथेस आते हैं वैसी आपकी 3 जर्म लेयर्स आनी शुरू हो जाती है। तो हमने ये बात वहाँ पर की थी जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसको कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा जो आपकी लाइनें हैं ना एनसीईआरटी की, जो हर एक फाइलम में दे रखी हैं, वो वैसी हो जानी है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया और कर लिया। तो याद रखना ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि 3 जर्म लेयर्स यहीं से आनी शुरू होती हैं। इससे पहले आपके पास 2 ही जर्म लेयर्स मिल रही थी, जैसी प्लेटीहेलमिंथेस शुरू होता है यहाँ से आपके पास 3 जर्म लेयर्स आनी शुरू होती है। लेकिन अच्छा एक बताओ, क्या यहाँ पर सीलोम मिलेगी? नहीं, यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स तो हैं, पर यहाँ पर ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर सीलोम नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला था कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक्टोडर्म है, आपके पास ये एंडोडर्म है, जो मीजोडर्म होती है वो पूरा का पूरा जितना भी बीच का स्पेस है वो सारा घेरे हुए होती है। तो कोई कैविटी, बॉडी कैविटी होती नहीं है जो मीजोडर्म से लाइंड हो, कोई सीलोम है ही नहीं, क्योंकि सारी जगह किसने घेर ली, मीजोडर्म के सेल्स ने घेर ली। ये पूरी तरह से पैक्ड है बीच का जगह, कोई कैविटी ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एसिलोम आपको देखने को मिलते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं, है ना। यहाँ पर सीलोम होती ही नहीं है, बॉडी कैविटी होती ही नहीं है जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो। एस्केलमिंथेस में हमने देखा था कि वहाँ पर आपके पास सूडोसीलोम होती है, और फिर आपके पास यूसीलोम, ट्रू सीलोम आनी शुरू हो जाती है ना, एस्केलमिंथेस के बाद से, एनालिडा से। तो इनके पास सीलोम नहीं होती है, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ये हमने वहाँ पर बात पढ़ी थी। इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी यहाँ पर जो टिश्यू है उन्होंने ऑर्गन बना लिए हैं, यहाँ से ऑर्गन लेवल आना शुरू हुआ। हमने पढ़ा था पॉरीफेरेंस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके टिनोफोरा और नाइडेरियंस में है। जो आपका ऑर्गन, पहली बार जो ऑर्गन बने टिश्यू से वो आपके प्लेटीहेलमिंथेस से बने थे, है ना। पहली बार जो आपके टिश्यू से ऑर्गन बने थे वो कहाँ बने थे, प्लेटीहेलमिंथेस में बने थे। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कहाँ पहली बार बने थे, एस्केलमिंथेस में बने थे, है ना। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ प्लेटीहेलमिंथेस में देखने को मिलता है, एस्केलमिंथेस से ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। तो आपके जो एस्केलमिंथेस हैं उनमें पहली बार ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, लेकिन जब हम प्लेटीहेलमिंथेस की बात करते हैं वहाँ पर पहली बार टिश्यू से ऑर्गन बने। तो याद रखना इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें आपको याद रखना है जो पैरासिटिक फॉर्म है, जो कि मोस्टली फॉर्म्स हैं इनकी, उनमें आपको हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलते हैं। कैसे ये ना बेसिकली हेल्प करते हैं, देखो हुक्स और सकर्स क्या करते हैं, इनको ना चिपकने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो ये आपका ये है टेप वर्म, अब ये इंटेस्टाइन से कैसे चिपकेगा, इसको स्ट्रांगली कैसे पकड़ के रखेगा इंटेस्टाइन को, ताकि ये इंटेस्टाइन से चिपका रहे, उसकी वॉल को कैसे पकड़ के रखेगा। ये क्या करते हैं, इसके पास ना इस तरह से हुक्स होते हैं, दिख रहे हैं, ये मैं वो लाया हूँ टेप वर्म, ये टेप वर्म का मैं डायग्राम लाया हूँ, देखो ये टेप वर्म है। इसके पास क्या होता है, हेड की जगह स्कोलेक्स होता है, जैसे हम हेड बोलते हैं ना, यहाँ पर हेड नहीं होता, यहाँ पर स्कोलेक्स होता है।
और ये इसके पास क्या होता है, देखो शुरू में इसके पास ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स, इनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर्स, इन सबको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। तो शुरू में इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं इसके पास, और जो बाद में इसके पास प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो मैच्योर्ड होते हैं। तो ऐसा होता है इसमें, ठीक है। शुरू वाले इमेच्योर होते हैं और बाद वाले मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं एक एक सेगमेंट, इन सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ये होता है ना स्कॉलेक्स, इस स्कॉलेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर ऐसे हुक्स होते हैं और इस तरह से यहाँ पर ऐसे सकर्स होते हैं। देख रहे हो, ये मैं स्कॉलेक्स को बड़ा करके लाया हूँ, ये स्कॉलेक्स को हमने मैग्नीफाई कर दिया। तो इस तरह से दिख रहे हैं ये आपके हुक्स हैं और ये जो है ये सकर्स हैं, देख रहे हो। तो इन्हीं हुक्स की मदद से क्या करता है, ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर चिपक के बैठ जाता है। इन हुक्स को ना इंटेस्टाइन की वॉल में घुसा देता है, तो उससे क्या होता है ये उसको पकड़ के रह जाता है। तो इंटेस्टाइन की वॉल से चिपकते कैसे हैं ये, इन्हीं हुक्स की मदद से, इन्हीं सकर्स की मदद से। तो याद रखना इनमें जो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं इनमें आपको हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलते हैं। ये मैं एक और डायग्राम लाया था दिखाने के लिए कि ये कैसे चपटे हुए होते हैं। इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसमें आपको अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। देखो दिख रहे हैं, ये हल्का सा उठा हुआ है यहाँ से, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, देखने को मिल रहा है। ऊपर और नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा लगा स्पेगेटी बड़ी है, हालांकि टेप वॉर्म है। तो याद रखना टेप वॉर्म बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो याद रखना इनमें आपको पैरासिटिक फॉर्म में हुक्स एंड सकर्स में मिलते हैं। और ये कैसे हेल्प करते हैं, हुक्स जो होते हैं ये आपको ये जो होते हैं होस्ट के अंदर चिपकने में हेल्प करते हैं, एनकरेज में हेल्प करते हैं, है ना। होस्ट की इंटरनल बॉडी के सर्फेसिस के साथ एनकरेज में हेल्प करते हैं ये हुक्स, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जैसे इसका एग्जांपल है टेप वॉर्म। जो आपका टेप वॉर्म होता है, मैं एक और बात बताता हूँ इसके बारे में, इसी के बारे में टेप वॉर्म के बारे में एक और बात बताता हूँ। टेप वॉर्म के पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, जैसे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है ना जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। इसके पास खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। तो ये क्या करता है, जैसे जो ह्यूमन बींग्स में ही होता है ये ज़्यादातर होस्ट जो होता है, तो ये क्या करता है, जैसे एक मान लो ह्यूमन बींग है, उसने खाना खाया, उसकी बॉडी में वो खाना डाइजेस्ट होगा, है ना, और फिर वो खाना क्या होगा उसके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ये उस डाइजेस्टेड फूड को, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को ये डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस से चूस लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, क्योंकि है तो इंटेस्टाइन में ही है। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड आता है वहाँ पर, है ना, वो ये क्या करता है, जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है वो ये अपनी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को, जो होस्ट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी सरफेस के, क्योंकि इसके पास खुद का एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, नो एलिमेंट्री कैनाल। याद रखना इसके पास खुद का एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। तो ये क्या करता है, जो होस्ट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये उन्हीं को एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो इसका एग्जांपल टेप वॉर्म ही आपका। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। याद रखना इनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये ना हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे अलग से। देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, पी से प्लेटीहेलमिंथिस, प्री से प्रोटोनेफ्रीडिया, पी से प्लेटीहेलमिंथिस, पी से प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्लेटीहेलमिंथिस को हम फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। तो एफ से फ्लैटवॉर्म, एफ से फ्लेम सेल्स। क्या बोला मैंने, पी से प्लेटीहेलमिंथिस, पी से प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्लेटीहेलमिंथिस का दूसरा नाम होता है फ्लैटवॉर्म। तो एफ से फ्लैटवॉर्म, एफ से फ्लेम सेल्स। तो ऐसे याद रख लो कि इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, जो इनको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर एंड आयनिक बैलेंस करने को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर, ऑस्मोसिस कौन करता है, वाटर करता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स करते हैं ऑस्मोसिस। तो ऐसे याद रखो कि वाटर एंड आयन का जो बैलेंस करते हैं, जो उनको रेगुलेट करते हैं, है ना, उनको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं इसके अंदर उनके रिमूवल में ही हेल्प करते हैं। कौन, स्पेशलाइज सेल्स जिनको फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। ये मैं डायग्राम लाया भी, देखो ये आपका है, ये आपके फ्लेम सेल्स हैं, दिख रहे हैं ये यहाँ से, ये और ये आपके फ्लेम सेल्स हैं। तो ये फ्लेम सेल्स जो होते हैं इनके अंदर इस तरह से सीले होते हैं, तो दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं, ठीक है। वेस्ट जो भी बनते हैं इनकी बॉडी में उसको रिमूवल में हेल्प करते हैं, तो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं।
इनको आप फ्लेम सेल्स भी कहते हो, इनको आप प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हो। इनमें अगेन सेक्सेस सेपरेट नहीं, क्योंकि सेक्सेस कहाँ से सेपरेट होंगे, एस हेलमिंथेस से, मैंने आपको पहले भी बताया। तो सब में इससे पहले जितने भी है ना, सब में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सब में मोनेशियस कंडीशन है, सब में आपको हो गए हर्माफ्रोडाइट है, सब बाइसेक्सुअल है। ठीक है, देखो ये आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। तो आपको याद रखना है, जो आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन है ना, उनमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, बाकियों में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलेगी, है ना। अगर कुछ भी उनमें से फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो एक दो ही एग्जांपल्स हो जो फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं, उनमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तरफ वही जाएंगे जो एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे, क्योंकि उनमें कोई शर्म नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, वहाँ पर कोई इंसान पहुँचेगा ही नहीं, तो उनको किसी बात की शर्म ही नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जो पूरी तरह से मेराइन नहीं है, उनमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, और डेवलपमेंट यहाँ पर भी इनडायरेक्ट है, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से होकर गुजरती है। एनसीईआरटी एक और बात कहती है कि इसके कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया, इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे मान लो ये आपका प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मान लो इसकी कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हुई, है ना, मान लो एक्सीडेंटली क्या हुआ, ये पीसेज में कट गया, कोई ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन आई, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ और ये क्या हुआ, छोटे छोटे ऐसे पीसेज में कट गया। ठीक है, पीसेज में कट गया इस तरह से। तो ये हर एक पीस, हर एक सेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट क्या करता है, एक नया प्लेनेरिया वापस से बना देता है। इसको बोलते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। रीजनरेशन, री यानी दोबारा, जनरेशन यानी जनरेट होना। तो ये वापस से अपने हर एक फ्रेगमेंट से पूरा का पूरा प्लेनेरिया वापस से रीजनरेट हो सकता है। जैसे आप सेलेमेंडर वगैरह की अगर आप बात करो, उनके पास थोड़ी थोड़ी रीजनरेशन होती है, वहाँ पर वो एक अपना पूरा अंग बना सकते हैं, अपना ऑर्गन, है ना, अपने से मान लो उसका हाथ कट गया, वो अपना हाथ बना सकता है। लेकिन वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा एक नया ही आपका सेलेमेंडर बन जाएगा, जो उसका हाथ कटा उससे पूरा का पूरा एक नया सेलेमेंडर बन जाएगा, नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। पर यहाँ प्लेनेरिया में ऐसा होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, क्योंकि रीजनरेशन कैपेसिटी होना तो नॉर्मल है, पर इसके कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया, इनके पास बहुत ज़्यादा ही रीजनरेशन कैपेसिटी है कि इस रीजनरेशन से नए ऑर्गेनिज्म ही बन जाते हैं पूरे पूरे। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि प्लेनेरिया इसको एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल तो नहीं हुआ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं यूज़ करता, बिकॉज ये एक एक्सीडेंटल तरीका है, वो अपने आप को खुद पीसीज में थोड़ी ना काटेगा, है ना। ये तो तब होता है मान लो एक्सीडेंटली वो पीसीज में कट हो गया, तो ये एक्सीडेंटल तरीका है, ये इसका नेचुरल वे नहीं है रिप्रोडक्शन का, ये आपको याद रखनी है बात। इससे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, दो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। एक तो टीनिया दे रखा है, जिसका पूरा नाम है टीनिया सोलियम, जिसको आप बोलते हो टेपवॉर्म। टेपवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम, टी से टेपवॉर्म, टी से टीनिया, टी से टेपवॉर्म, टी से टीनिया, तो ऐसे याद रखो। टीनिया सोलियम किसका नाम है, टेपवॉर्म का। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक का नाम क्या है दूसरा, एफ, जिसको ऐसे याद रख लो, देखो लीवर फ्लूक एफ से शुरू होता है ना, तो एफ से आएगा फेशियोला, और लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, तो वहाँ से आप याद रख लो हिपैटिका। ठीक है, एफ से फ्लूक, एफ से फेशियोला, और लीवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, तो वहाँ से याद रख लो हिपैटिका। तो फेशियोला हिपैटिका इज़ द नेम ऑफ लीवर फ्लूक। ये डायग्राम भी है, देखो ये टेपवॉर्म का डायग्राम है आपके पास। ठीक है, ये टेप जैसा ही दिखता है, टेप जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इसको टेपवॉर्म बोलते हैं। ठीक है, देख रहे हो, ये इसके प्रोग्लोटिड्स हैं। शुरू वाले थोड़े छोटे छोटे बनाते हैं हम, क्योंकि इमेच्योर होते हैं, बाद वाले जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, और ये आपका आता है लीवर फ्लूक का डायग्राम। ये इसके पास क्या हुक्स हैं, देख रहे हो, हुक्स हैं, सकर्स हैं, तो इस तरह से लीवर फ्लूक हो गया। अगर आपको इस तरह से मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।